सभी मित्रों को नमस्कार। कैसे आप सब लोग। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह रहने वाला है अक्षांश और देशांतर। और अक्षांश देशांतर पर आज आप डिटेल से चर्चा करने वाले और साथ के साथ क्वेश्चन आंसर भी हम करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हमारा जो टॉपिक है वह है अक्षांश देशांतर। तो अक्षांश देशांतरों पे चर्चा करते हैं। विश्व मानचित्र पर अक्षांश और देशांतरों की सबसे पहले किसने चित्रित किया था? अक्षांश देशांतरों को किसने चित्रित किया था? तो ध्यान रखिएगा, अक्षांशों को लेटीट्यूड कहते हैं और देशांतरों को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। तो जैसा कि दिया हुआ है, स्टारबो है, टॉलमी है, पाइथस है और शेनिको है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, वो क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर है टॉलमी। राइट आंसर क्या है? टॉलमी। तो विश्व के मानचित्र पर दोस्तों सबसे पहले अक्षांश देशांतरों को जो चित्रित किया था वह टॉलमी ने किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर शब्दों का प्रयोग कब किया गया? कौन सी शताब्दी में किया गया था? प्रथम शताब्दी में किया गया था, द्वितीय शताब्दी में किया गया था, या प्रथम शताब्दी एडी में किया गया था, अथवा प्रथम शताब्दी एडी में किया गया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दो दो ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, राइट आंसर है इसका कौन सा वाला? सेकेंड वाला, द्वितीय। ठीक है, द्वितीय शताब्दी बीसी पूर्व इनका प्रयोग किया गया था। अक्षांश और देशांतरों का ध्यान रखिएगा, शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वह कब किया गया था? द्वितीय बीसी शताब्दी पूर्व किया गया था। चलो, ये बेसिक चीज़ थी। आगे देखिए, निम्न में से क्रमशः अक्षांश और देशांतर किसकी बात हो रही है? यहाँ पे अक्षांश और देशांतरों की बात हो रही है। और अक्षांश देशांतरों की जो चर्चा हो रही है, इनमें क्या दिया हुआ है? अक्षांश देशांतरों के संबंध में सही अभिव्यक्ति क्या है? ठीक है, कहने का मतलब इनमें कौन सा अक्षांश से, अथवा देखो पहले क्वेश्चन पे देखते हैं, 87 उत्तरी अक्षांश। तो ध्यान रखिएगा, ये 87 उत्तरी अक्षांश। चलो, 87 उत्तरी अक्षांश तो ठीक है, 87 नंबर का उत्तरी अक्षांश तो होता है, लेकिन देशांतर 197 पूर्वी देशांतर नहीं होते, क्योंकि देशांतर 190 होते हैं। कितने होते हैं? 190 होते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो गया। आगे देखिए, 56 उत्तरी अक्षांश। 56 उत्तरी अक्षांश बिल्कुल होता है। 91 पूर्वी देशांतर। ठीक है, 91 पूर्वी दक्षिणी, 91 दक्षिणी, यहाँ पे दक्षिणी दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो दक्षिणी है, यहाँ पे दक्षिणी क्या होता है? ये वाला अक्षांश होता है, न कि देशांतर होता है। देशांतर क्या होता है? पूर्वी होता है, और यहाँ दक्षिणी दिया हुआ है। तो ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन देखिए, 110 अक्षांश, यहाँ अक्षांश आना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। 110 अक्षांश नहीं है। और 192, ठीक है, ये देशांतर होने चाहिए, देशांतर 190 होते हैं। तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगला वाला जो दिया हुआ है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? देखो ये वाला 23 डिग्री उत्तरी, बिल्कुल ये 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसके बाद में 66 डिग्री पूर्वी, ये 0 डिग्री, और इसके बाद में ये 66 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। तो इसका मतलब ये अक्षांश और देशांतरों के संबंध में नंबर 4 खतन यहाँ पे बिल्कुल राइट दिया हुआ है। ठीक है, चलो अगला वाला देखिए, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, कहने का मतलब वार्षिक तापांतर कौन से देशांतर पर न्यूनतम होता है? ताप और जो इसका वार्षिक दिन और रात का जो अंतर होता है उसे तापांतर बोलते हैं, और साल भर का जो अंतर होता है उसे वार्षिक तापांतर बोलते हैं। तो जो वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वो कौन सा होता है? ये यहाँ पे होता है, भूमध्य रेखा पे। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? भूमध्य इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्थान की जो सही अक्षांश से स्थिति हो सकती है, एक स्थान की जो यहाँ पे जो सही स्थिति हो सकती है वो क्या हो सकती है? तो एक अक्षांश की जो सही स्थिति होती है वो क्या होती है? देखिए,
देखो 90, यहाँ पे ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सही स्थिति नहीं है क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी को ध्रुव बोला जाता है, और वो बोला जाता है कौन सा, उत्तरी ध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्तरी ध्रुव बोला जाता है। अगले ऑप्शन पे जैसे 45 डिग्री दक्षिणी, ये 45 डिग्री दक्षिणी, बिल्कुल ये 45 डिग्री दक्षिणी, ये अक्षांश होता है। क्या होता है, अक्षांश होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर है 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आगे देखते हैं 45 डिग्री पूर्वी, तो 45 डिग्री ध्यान रखिएगा पूर्वी, पूर्वी हमेशा क्या होता है, पूर्वी ध्यान रखिएगा देशांतर होता है, तो ये भी इसकी स्थिति नहीं हो सकती। अगला है 91 डिग्री पश्चिमी, तो 91 डिग्री ये पूर्व, ये पश्चिमी होता है, तो ये भी क्या होता है, देशांतर होता है। तो अक्षांश स्थिति यहाँ पे बिल्कुल एक ही है। अब वो है कौन सा, 45 डिग्री देशांतर। कौन सा वाला, 45 डिग्री देशांतर इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला देखिए, ध्रुव की ओर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है। तो ध्रुव की ओर जो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है, ये ध्रुव की ओर अक्षांश रेखाओं की जो मध्य की दूरी होती है, ये तो धीरे धीरे घटती हैं, इस तरह रहती हैं, धीरे धीरे वृद्धि होती है या तेजी से वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा से जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे, ध्रुव की ओर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, अक्षांशों का आकार छोटा है। कहने का मतलब जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं, ध्रुव की ओर जाने पर ध्यान रखिएगा जो ये व्रत है, जो ये व्रत होते हैं, तो ये व्रतों का आकार ध्यान रखिएगा ध्रुव की ओर जाने पर क्या होता है, छोटा होता जाता है। क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। जैसे ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी है, और पृथ्वी से जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ध्रुव की ओर जाते हैं, तो ये ध्रुव के मध्य का जो सर्किल है ये क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन इनके मध्य की दूरी है उसमें क्या होता है, इधर से भूमध्य रेखा है और इधर से ध्रुव की ओर जा रहे हैं, तो इनके मध्य की वृद्धि क्या होती है, धीरे धीरे वृद्धि होती है। अचानक से वृद्धि नहीं होती है, यहाँ पे बहुत धीरे धीरे वृद्धि होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, धीरे धीरे वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं की लंबाई कितना डिग्री होती है। तो भूमध्य रेखा की बात की जाए तो भूमध्य रेखा है, और इस पर जो लगभग इनकी जो लंबाई होती है, ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब अंतर पूछा जा रहा है देशांतरों का, तो ये ध्यान रखिएगा कितना, 111 होता है। कितना होता है, 111 होता है, 111 होता है। चलो, अक्षांशों या देशांतर इनके मध्य की जो दूरी होती है लगभग, वो ध्यान रखना कितनी होती है, 111 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी को एक देशांतर, तो ध्यान रखिए दोस्तों, पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। पृथ्वी ध्यान रखिएगा 24 घंटे में, कितने में, 24 घंटे में, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। और 12 घंटे की बात करें, 12 घंटे में, तो 12 घंटे में जो पृथ्वी है वह 180 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है, 180 डिग्री घूमती है। तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 140 पूर्वी देशांतर, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 140 देने का पूर्वी देशांतर का प्रतिदूरस्थ क्या होगा। प्रतिदूरस्थ का मतलब होता है इसका विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों जब भी आपको देखना हो, यदि अक्षांश का प्रतिदूरस्थ पूछा जाता है, अक्षांश का प्रतिदूरस्थ पूछा जाता है, तो ध्यान क्या, कुछ नहीं करना होता। जैसे 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश दिया हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ देशांतर चेंज करना है। जैसे 40 डिग्री उत्तरी दिया हुआ है, तो इसका सिर्फ गोलार्ध चेंज होगा। उत्तरी दिया हुआ है तो उसका क्या हो जाएगा, दक्षिणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिणी। कहने का मतलब 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा अक्षांशों के संबंध में। तो लेकिन देशांतरों के संबंध में ऐसा नहीं है। जब देशांतर का प्रतिदूरस्थ पूछा जाता है तो दो देशांतर मिलकर के
ध्यान रखिएगा, दो देशांतर मिलकर के एक पूर्ण वर्त का निर्माण करते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसको एक गोलार्ध में कुल देशांतर कितने होते हैं? 180 होते हैं। कितने होते हैं? 180। अब ध्यान रखिएगा, आपको करना क्या है, देशांतर का प्रतिदूरस्थ निकालने के लिए 100 जो ये 180 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 180 दिया हुआ है, उसमें से घटाना है आपको कितना? 140। और 140 घटाने के बाद में ध्यान रखिएगा कितना आ गया दोस्तों? ये 140 है और इसमें से 40 घटाना है आपको, और 40 घटाने पर जो आंसर आया वो देने का कितना है? 40। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो ये शेष घटा आया हुआ है, अगर यहाँ पूर्वी दिया हुआ है तो इसके पीछे क्या लगा देना? पश्चिमी लगा देना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है देने का, इसका तो रह जाएगा कौन सा? 40 डिग्री दक्षिणी, उत्तरी है तो दक्षिणी हो जाएगा। और 180 में से ध्यान रखिएगा 140 घटाते हैं तो 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? 40 दक्षिणी अक्षांश और 40 ही कौन सा? पूर्वी देशांतर। तो इसका राइट आंसर रह जाएगा कौन सा वाला? 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है सत्य कथन। सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, और सत्य कथन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सत्य कथन है सभी देशांतर व्रत होते हैं, सभी देशांतर दीर्घ व्रत होते हैं, सभी देशांतर व्रत दीर्घ व्रत होते हैं, सभी देशांतरे व्रत, देखो यहाँ पे आया सभी देशांतरे व्रत होते हैं। कैसे होते हैं? व्रत। कहने का मतलब जो दो देशांतर होते हैं, जैसे एक देशांतर ये और एक देशांतर ये, तो दो देशांतर मिलकर के एक पूर्ण वर्त का निर्माण करते हैं। इसीलिए जितने भी देशांतर होते हैं दोस्तों वह कैसे होते हैं? व्रत होते हैं। कैसे होते हैं? व्रत होते हैं। पृथ्वी की लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये गोलार्ध है और इस पर ये क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं, क्षैतिज रेखाएं खींची जाती है, जो कि उत्तरी ध्रुव, ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की कोणात्मक दूरी को दर्शाती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की कोणात्मक दूरी को दर्शाती है, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। वो तो कहलाते हैं क्या? अक्षांश। क्या कहलाते हैं? अक्षांश। जबकि हम बात करें देशांतरों की, तो ध्यान रखिएगा, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली लंबवत जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ऊर्ध्वाधर लंबवत काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें देशांतर। तो राइट इज आंसर रहेगा इसका कौन सा? देशांतर रहेगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है पिछेत्र पूर्वी देशांतर का प्रतिदूरस्थ क्या है? तो पिछेत्र पूर्वी देशांतर का यदि प्रतिदूरस्थ की बात की जाए तो हमने बात की थी कि ये देशांतर का जब भी प्रतिदूरस्थ निकालना हो तो ध्यान रखिएगा ये पिछेत्र पूर्वी देशांतर है, और एक गोलार्ध में 180 होते हैं। कितने होते हैं? 180। अब 180 में से आपको कितना माइनस करना है? पिछेत्र माइनस करना है, और पिछेत्र माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा कितना? 105। कितना आएगा? 105। अब 105 ऐसी यहाँ पे पूर्वी दिया हुआ है तो कुछ नहीं लिखना, आपको पश्चिमी लिखना है, पश्चिमी देशांतर। तो राइट आंसर रह जाएगा इसका नंबर 2 आंसर रह जाएगा। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों आपके सामने? क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्थानीय समय को क्या कहते हैं? स्थानीय समय क्या होता है? तो दोस्तों जो स्थानीय समय होता है वो स्थानीय समय जो सूर्य का जो समय होता है, कहने का मतलब जहाँ पे जिस टाइम पे जो सूर्य होता है, तो जो सूर्य का समय होता है उसे ही ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है? स्थानीय समय कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा जो सूर्य का समय होता है तो उस टाइम पे ध्यान रखिएगा जो परछाई होती है वो सबसे छोटी बनती है, और सुबह शाम जो सूर्य होता है वहाँ पे परछाई लंबी बनती है। तो वो क्या कहलाता है? इसका स्थानीय समय कहलाता है। तो स्थानीय समय का मतलब होता है जो सूर्य का समय होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्थानीय समय कहा जाता है। आदि रेखांश कहाँ से होकर के गुजरते हैं? तो आदि रेखांश का मतलब होता है जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय जो समय रेखा है उसकी बात हो रही है, वह कहाँ से होकर के गुजरती है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड। तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्रेट ब्रिटेन है यहाँ से होकर के
गुजरती है। आदि शांत रेखाएं कहाँ से होकर के गुजरती, ग्रेट ब्रिटेन से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपके सामने कि जो समस्त जो समय कटिबंध है उसकी जो गणना की जाती है वो किसके अनुसार की जाती है। तो समस्त जो समय कटिबंध है उनकी जो गणना की जाती है तो वह ग्रीन ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, 0 डिग्री मध्याह्न रेखा के द्वारा की जाती है। और इसी को बोला जाता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोला जाता है इसे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मकर रेखा कौन से देश से होकर के गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जितने भी देश दिए हुए हैं यहाँ पे बोत्सवाना, स्वाजीलैंड, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो कहाँ से होकर के गुजरती है, बोत्सवाना से होकर के गुजरती है। कहाँ से होकर के गुजरती है दोस्तों, बोत्सवाना से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो मकर रेखा ध्यान रखिएगा कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है। तो इसका आपको दोस्तों आंसर देना है, मकर रेखा कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है। तो मकर रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। चिली से गुजरती है, अर्जेंटीना से गुजरती है, पराग्वे से गुजरती है, ब्राज़ील से, बोत्सवाना से, दक्षिण अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, फिजी से, टोगा। तो ध्यान रखिएगा युगांडा, केन्या, सोमालिया, यहाँ से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कौन सा एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे तीनों रेखाएं गुजरती है। कर्क रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। तो दोस्तों सभी को पता है इसका आंसर क्या रहने वाला है। अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिसे ध्यान रखिएगा तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं होकर के इस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं, ठीक है। और जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका से इतना ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका से ध्यान रखिएगा केवल भूमध्य रेखा और मकर रेखा ही गुजरती है। इस तरह भी ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए तो। जिस महाद्वीप से भूमध्य रेखा व मकर रेखा गुजरती है, जिस महाद्वीप से भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है तो वह कौन सा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा और मकर रेखा जिसे गुजरती है तो वह है कौन सा वाला, दक्षिणी अमेरिका। कौन सा, दक्षिणी अमेरिका, जिसे दोनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जल डमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक नज़दीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो सर्वाधिक नज़दीकी हैं उनमें से कौन होगा, मलक्का जल डमरू, बेरिंग जल डमरू, फ्लोरिडा डमरू और जब्राल्टर जल डमरू। तो ध्यान रखिएगा इसके जो सर्वाधिक नज़दीकी जो होता है वह कौन होता है, वह ध्यान रखिएगा होता है यहाँ पे बेरिंग जल संधि। कौन सी होती है, बेरिंग जल संधि इसके सर्वाधिक नज़दीकी होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वह रहने वाला है कौन सा, बेरिंग जल संधि। देखो पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामांतर पर खींची गई है। 180 का नाम आते पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा 180 को बोलते हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं, विश्व अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जबकि 0 डिग्री जो देशांतर होता है इसे बोला जाता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। क्या बोला जाता है इसे, समय, ऐसे समय की गणना की जाती है जबकि ये तिथि परिवर्तन के काम में आती है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है नंबर 1। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस तरफ खींची जाती है, कहने का मतलब किस तरफ होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात की जाए तो किस तरफ होती है, तो ध्यान रखिएगा ये पृथ्वी के घूर्णन से पश्चिम की तरफ। कहाँ पे होती है, पृथ्वी के घूर्णन से जो पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी कहाँ से कहाँ घूमती है, तो पृथ्वी ध्यान रखिएगा दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और ये किस तरफ होती है, तो पृथ्वी के घूर्णन से पश्चिम की ओर होती है।
इसके बारे में हम भी जस्ट बात कर चुके कि 180 देशांतर क्या कहलाता है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान रखिएगा, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के ध्यान रखिएगा 10 बज रहे हो तो पूर्वी देशांतर पर ध्यान रखिएगा कितना समय होगा। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि एक देशांतर को पार करने में ये 0 डिग्री देशांतर, और यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे कितना बजा हुआ है, 10 बजा हुआ है। कितना बजा हुआ है, 10 बजे हुए हैं। तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, तो एक देशांतर को पार करने में ध्यान रखिएगा 4 मिनट का समय लगता है। और ध्यान रखिएगा 15 पूर्वी देशांतर, तो ये इस यहाँ की बात हो रही है, 15 पूर्वी देशांतर। तो 15 देशांतर पार करने हैं तो 15 को 4 से गुणा करते पहले 60 आते हैं, और 60 का मतलब होता है कितना, 1 घंटा। तो यहाँ पे 10 बजे हुए हैं तो ध्यान रखिए यहाँ पे कितने बजेंगे, 11 बजेंगे। कितने बजेंगे, और 11 बजेंगे, और 11 बजे का टाइम कौन सा होगा, AM होगा। क्या होगा, AM बजेंगे, यहाँ पे 11 AM बजेंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी ध्यान रखिएगा। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन, ग्रीनविच तथा तंबू के मध्य 90 डिग्री का अंतराल है, जबकि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं। तो इस अवधि में तंबू का समय क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ग्रीनविच की बात की जा रही है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या समय होगा, तो यहाँ पे अपराह्न, यहाँ पे 6 बजेंगे। क्या बजेंगे, 6। और आराम से जैसे मैंने कहा है उस क्वेश्चन को उसी तरीके से कीजिए कि कहाँ पे क्या बजा हुआ है। तो ग्रीनविच रेखा तथा तंबू के मध्य 90 डिग्री का अंतर है। कितने का, 90 डिग्री का अंतर है। तो आप पता कर लीजिए कि कितना बजने वाला है यहाँ पे, तो कितने समय का अंतर आएगा, तो निकल जाएगा आपसे बिल्कुल। अगला देखिए और क्वेश्चन को करके देखिए, उसको आ जाएगा आराम से। निम्न में से सत्य कथन है, कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जो राइट आंसर है इसका है उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रतिदूरस्थ होते हैं। बिल्कुल होते हैं, प्रतिदूरस्थ होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि 90 का प्रतिदूरस्थ क्या होगा, 90 ही होगा। और यहाँ पे उत्तरी दिया हुआ है तो इसका सिर्फ मैंने कहा था गोलार्ध चेंज करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा दक्षिणी, साउथ। अगर यहाँ नॉर्थ दिया हुआ है तो यहाँ साउथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा ये भी क्वेश्चन है, 82.5 पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न है, तो बताइए 6:30 किस देशांतर अंश पर बजेंगे। तो ध्यान रखिएगा 82.5 पूर्वी देशांतर का मतलब है दोस्तों जो हमारा भारतीय मानक समय रहे हैं उसके लिए बात हो रही है। तो 6:30 किस पे बजेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे जो 6:30 बजेंगे, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो 6:30 बजने वाले हैं ये 82.5 की बात हो रही है, या तो ये 0 डिग्री पर बजेंगे। किस पे बजेंगे, 0 डिग्री पे, या तो ये पूर्व में बजेंगे या ये पश्चिम में बजेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर रहने वाला है नंबर 3। क्या रहने वाला है इसका आंसर, नंबर 3 राइट आंसर रहने वाला है। और दोस्तों इन क्वेश्चनों को करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने राइट हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।